हेलो एंड वेलकम गाइस। ये वीडियो स्टैटिस्टिक 1 के वीक 5 to 8 के रिवीजन के लिए है। इस वीक में थ्योरी पार्ट पे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी और प्रॉब्लम में भी रिक्वेस्ट आई थी, तो हम इस वीडियो में थ्योरी भी पढ़ेंगे और जहां जरूरत होगा एक दो एग्जाम्पल से भी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो मैं इस वीडियो को जितना हो सकता है शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा और ये भी कोशिश करूंगा कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट न जाए। तो बिना कोई समय गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं। जो शुरू में हमें समझाया गया वीक 5 एंड 6 में, वो हमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में बताया गया है। परमुटेशन क्या होता है? ये पहले हमें ये बताया गया है कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन जो होता है रिपीटेड एडिशन होता है और डिवीजन जो होता है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन होता है, ये आपको पता है। हम सीधे आते हैं परमुटेशन पे। परमुटेशन क्या होता है उसके पहले फैक्टोरियल जान लेते हैं। फैक्टोरियल एन का मतलब होता है एन से लेके 1 तक का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया 5 into 4 into 3 into 2 into 1। क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें दो तीन हैक होते हैं कि NP0 क्या होगा, NP1 क्या होगा और NPN क्या होगा, ये आप जानते होंगे। मैं इसको स्किप करता हूँ, सीधे परमुटेशन पे आता हूँ। परमुटेशन का मतलब होता है परमुटेशन इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ ऑल आर सम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमें एन ऑब्जेक्ट दिया गया है और एन में से सभी को लेने के लिए कहा जा सकता है या आर आइटम को लेने को कहा सकता है और उन्हें हमें अरेंज करना है। अरेंज का मतलब कि उनमें उनका सीक्वेंस मैटर करेगा। तो इस तरह के कितने चांस बनेंगे जब हमें इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो वो परमुटेशन होता है कि हमें जहां पर उनके सीक्वेंस मैटर करते होंगे, उनकी अरेंजमेंट मैटर करते होंगे, उनका जो नंबरिंग है वो मैटर करता होगा, तो ये होता है परमुटेशन। एक एग्जांपल देखेंगे इसका। आइए देखते हैं कौन सा बढ़िया एग्जांपल है, वही लेते हैं। जैसे 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 देखिए, व्हाट आर ऑल द पॉसिबल अरेंजमेंट ए बी सी एंड डी व्हेन वी टेक टू ऑफ देम। हमें इसमें से दो लेना है। तो परमुटेशन का जो फार्मूला होता है एनपीआर होता है एन फैक्टोरियल एन अपान एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है। तो हमें ए बी सी डी में चार है, चार में से हमें दो लेना है। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 4 - 2। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 2 और ये आएगा 12। ऐसे भी आप कर सकते हैं और एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमें सरल भाषा में कि चार आइटम है, हमें दो आइटम लेना है, यानी कि हमारे पास दो स्पेस हैं। तो पहले स्पेस में रखने के लिए हमारे पास चारों में से कोई भी रख सकते हैं, तो चार ऑप्शन है। दूसरे स्पेस पे रखने के लिए हमें जब एक आइटम इसमें से रख देंगे तो तीन बचेंगे। तीन आइटम हैं रखने के लिए, यानी कि 4 × 3 = 12। तो इस तरीके से भी जा सकते हैं, सरल भाषा में भी और फार्मूले की तरीके से भी जा सकते हैं। दोनों में आंसर सेम आएगा। इसकी एग्जांपल को मैं स्किप करता हूं। इन टर्म के मद्देनजर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी पर ध्यान ध्यान ज़्यादा ध्यान देंगे। परमुटेशन फार्मूला जो होता है वो NPR होता है, परमुटेशन फार्मूला। ठीक है। अब देखिए इसमें दो तरीके होते हैं। एक सर्कुलर परमुटेशन होता है। सर्कुलर परमुटेशन में एक होता है जिसमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट अरेंजमेंट है। मतलब कि एक क्लॉकवाइज अरेंजमेंट अलग है और एंटी क्लॉकवाइज का अरेंजमेंट अलग काउंट हो। तो ऐसे एग्जाम्पल में क्या होता है कि जो इसका टोटल कॉम्बिनेशन होता है, परमुटेशन होता है, जो अरेंजमेंट होती है फैक्टोरियल n - 1 होता है। ये फैक्टोरियल n - 1 क्यों होता है? क्योंकि हमें एक पोजीशन को फिक्स करना होता है। सर्कुलर में तो सब चारों तरफ से एक होता है, तो हमारा एक नंबर घट जाता है। उसके बाद हमारे जो नंबर बचे n - 1, उनको जब हम अरेंज करेंगे तो n - 1 फैक्टोरियल जाते हैं। और वहीं पर जब हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैटर नहीं करता हो, वो सीक्वेंस मैटर नहीं करता हो, जैसे कोई मोतियों की माला है तो इसमें सारे मोती एक जैसे हैं, चाहे वो क्लॉकवाइज रखो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसमें उसकी जो अरेंजमेंट होगी वो उसमें डिवाइड टू कर देंगे, फैक्टोरियल n - 1 डिवाइड टू हो जाता है। आगे आएगा देखिए, फैक्टोरियल n - 1 डिवाइड टू। ठीक है। तो ये हो गया परमुटेशन। अब समझते हैं कॉम्बिनेशन क्या है। कॉम्बिनेशन का फॉर्म डिफिनेशन है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाई फैक्टोरियल NCR एंड इज गिवन बाई फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n - r। कहने का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यहाँ पर कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, यहाँ पर सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पर उनका अरेंजमेंट उनका नंबरिंग नहीं मैटर कर रहा है। आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अगर एन आइटम हमारे पास है, उसमें से हम आर आइटम के कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं अलग अलग, वही होता है कॉम्बिनेशन। नाम से भी क्लियर है, कॉम्बिनेशन। तो फिर इसका फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है।
तो इसका भी एक एग्जाम्पल देखेंगे, बढ़िया सा एग्जाम्पल। देखिए कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज यू कैन चूज 4 कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड इफ ऑल 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। ठीक है, तो प्लेइंग कार्ड में कितने कलर होते हैं? 2 कलर होते हैं, आपको पता है 2 कलर होते हैं। ठीक है, एक ब्लैक होता है और एक रेड होता है। अब कह रहा है कि हमें 4 कार्ड चूज करने हैं 52 में से और सेम कलर के होने चाहिए। ठीक है, तो हमारे सेम कलर के 26 और 26 कार्ड होते हैं, टोटल 52 कार्ड होते हैं। तो 26 कार्ड में से हमें 4 कार्ड अगर चूज करने हैं तो कितना हो गया? 26 चूज 4। लेकिन 26 एक बार है, 26 2 बार है, तो हम इसमें 2 से गुणा करेंगे। लेकिन वो 2 आया कहाँ से? वो 2 इस तरीके से आएगा कि हमारे पास 2 कलर हैं, 2 कलर में से हमें एक कलर चूज करना है। ये होता है 2 चूज 1, 2 चूज 1 से 2 आएगा, तो हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यानी कि 26 में से 4 चूज करने के 26C4 हैं तरीके, लेकिन इस 26 को चूज करने की जो कि 26 26 2 है, तो 2C1 तवेज हो गए। तो टोटल हमारे 2C1 इंटू 26C4 इतने तरीके होंगे कॉम्बिनेशन का। ठीक है, ओके। कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आपको क्विज 2 में आपने कर रखे होंगे। तो यहाँ पर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन खत्म होता है। अब हम जंप करते हैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट पे। प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे इजी भाषा में। तो इसमें जो शुरू होता है प्रोबेबिलिटी, इसमें बताता है रिपीटेड रैंडम लाइक पैटर्न क्या होता है। ऐसा पैटर्न जिसका कोई सीक्वेंस में फिक्स पैटर्न ना हो, ऐसा कोई इवेंट, उसको हम रैंडम पैटर्न बोलेंगे। जैसे जब कॉइन को टॉस करते हैं तो कभी हेड आएगा, कभी टेल आएगा, कभी टेल आएगा, कभी हेड आएगा, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, तो इसको रैंडम पैटर्न बोलेंगे। रोलिंग ए डाई, रेनफॉल, स्टॉक की वैल्यूज। ओके, तो अब आते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने पॉसिबल हैं, उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं, और इसको हम एस से लिखते हैं, एस से लिखते हैं। तो ये सैंपल स्पेस का मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे आपने वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा, सेट वाला, उसमें जो यूनिवर्सल सेट होता है, लाइक दैट सैंपल स्पेस होता है। ओके, अब आता है इवेंट। इवेंट क्या होता है? सैंपल स्पेस का जो भी कोई एक सबसेट होता है वो इवेंट होता है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें जो चीज क्रिएट होती है उसको इवेंट बोलते हैं, और सारे इवेंट को मिला देंगे तो वो सैंपल स्पेस बन जाता है। ठीक है, ओके। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट क्या होता है? वही वेन डायग्राम वाला जो क्वेश्चन आपने सेट वाला पढ़ रखा है, कि अगर ए इवेंट है तो उसका मतलब कि उसमें जो घटना घट रही वो घटेगी, और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसका उल्टा हो गया, उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मतलब ए हो गया अगर कि गिवन एक सैंपल डेटा है जिसमें मेल एंड फीमेल है, तो ए अगर हमारा हो गया मेल, ए हो गया अगर हमारा मेल, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा हो जाएगा फीमेल, मतलब उसका उल्टा। ठीक है, ओके। उल्टा का मतलब उसको कॉम्प्लीमेंट, सैंपल में से, पूरे सैंपल स्पेस में से उस पार्ट को निकाल दें ए को, तो जो बचेगा वो ए कॉम्प्लीमेंट होता है। ओके, कंबाइनिंग इवेंट्स होता है यूनियन उनका करना। यूनियन का मतलब कि दो इवेंट्स को जोड़ देना। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दो इवेंट में जो कॉमन है वो चीज इंटरसेक्शन। ये चीजें आप जानते हैं, इसमें कोई ज्यादा एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है। एंड से यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पार्ट है उसको एंड से लिख देते हैं, और जो यूनियन पार्ट है उसको और से आइडेंटिफाई करते हैं कि और है तो यूनियन होगा, एंड है तो इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं, एक ये है बड़ा इंपॉर्टेंट, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ आप जानते हैं, इसको याद कर लीजिए, कहीं इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ सकती है। और ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको मगअप कर लीजिए, याद कर लीजिए, इससे जरूरत पड़ सकती है। और स्टैटिस्टिक जो होता है इसमें जो अभी आपको पढ़ना है, इसमें आपको मेन जो है समझना है, आपके जो इवेंट लिखा रहेगा, जो आपको शब्दों में लिखा रहेगा, उसको आपको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर आप ये कर लेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप मैथमेटिक्स में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, उसको नंबर में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, देन आप नहीं कर पाएंगे, आपको गलत होने के चांस पूरे रहेंगे। ओके, तो वेन डायग्राम, वेन डायग्राम आपको पता है, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब चीजों का यहाँ पर यूज होगा आगे। अब आते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, इवेंट एंड चांस। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि किसी भी घटना को घटने के क्या चांस, उसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है,
तो घटने का चांस का मतलब ये हो गया कि अगर एक कार्ड में टोटल 52 कार्ड हैं, एक प्लेइंग कार्ड में 52 नंबर ऑफ कार्ड होते हैं और जो इक्का होता है एस जिसको बोलते हैं वो 4 होते हैं। तो 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 4 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/52, मतलब 52 में से 4 आने की। हमें नीचे जो है टोटल सैंपल साइज रख देते हैं, ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम रख देते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी बन जाती है। ठीक है, ओके। मैथमेटिकल एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो होती है, यहाँ पर 3 चीजें होती हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी में। एक हमारा सैंपल स्पेस होता है, दूसरा हमारा इवेंट होता है और तीसरा प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है, जिसमें हम इवेंट बटे सैंपल ये कर देंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन बन जाता है। ओके, तो जो हमारा जो सैंपल स्पेस है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है, क्योंकि उसमें सारे के सारे एलिमेंट होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस 1 होता है। और अगर हमारे डिसजॉइंट इवेंट हैं तो अगर उनकी जो प्रोबेबिलिटी उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी का है तो उनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी का सम हो जाता है। अब यहाँ पर हम डिसजॉइंट इवेंट समझ लेते हैं क्या होता है। डिसजॉइंट इवेंट वो होते हैं जिसमें भी कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो। ये ए है और ये बी है, जैसे हम कहें ये हेड है और ये टेल है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो, यानी कि एक बार अगर एक हेड आएगा तो टेल नहीं होगा, टेल आएगा तो हेड नहीं होगा, मतलब बिल्कुल उल्टा हो, अपोजिट हो। एक आए तो दूसरा ना आए, दूसरा आए तो पहला ना आए, इसको बोलते हैं डिसजॉइंट इवेंट। यहीं पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक होता है इंडिपेंडेंट इवेंट, दोनों में अब बड़ा ही कंफ्यूजन होता है लोगों को इंडिपेंडेंट और डिसजॉइंट में। तो डिसजॉइंट का मतलब हो गया कि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट में इंटरसेक्शन होना मस्ट है, कॉमन जरूर होगा। तो इससे आप दोनों में फर्क पकड़ सकते हैं। अगर इंटरसेक्शन है, दोनों में कुछ कॉमन है, तो वो इंडिपेंडेंट होंगे, अगर नहीं कॉमन है तो डिसजॉइंट होंगे। हालांकि इंडिपेंडेंट होने की और भी कंडीशन है, वो हम आगे पढ़ेंगे समझेंगे, बट एक कंडीशन ये है कि उनमें इंटरसेक्शन होना चाहिए और डिसजॉइंट में इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इससे आप पकड़ सकते हैं कि इवेंट आपका डिसजॉइंट है या इंटरसेक्शन है। ठीक है, ओके। फिर आता है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो जो हमारा इम्प्टी सेट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। इम्प्टी सेट को 5 से लिखते हैं, उसकी जो प्रोबेबिलिटी 0 होती है, आपको पता है। फिर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट जो होता है, ये ई कॉम्प्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 माइनस ई की प्रोबेबिलिटी होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी को हम 0 से लेके 1 तक होती है, टोटल 1 होती है। तो अगर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोई इवेंट है तो मान लेते हैं इसका 5 है, 0.5 है, तो हमारा जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5 हो जाएगा। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट मिलकर के पूरा बनाते हैं, तो इसलिए ए की प्रोबेबिलिटी जो होती है 1 माइनस कर देंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ओके, वर्किंग विथ प्रोबेबिलिटी स्पेसेस। ओके, प्रोबेबिलिटी स्पेस में हम इसमें अगर काम करते हैं तो इसमें देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसमें कुछ भी नहीं है मुश्किल। इसमें जो है एग्जाम्पल्स में आपको जो थ्योरी लिखा है, थ्योरी को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करने आना चाहिए, तो आप कर पाएंगे, और ये प्रैक्टिस से आएगा। आप देखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। एक एग्जाम्पल लेंगे बढ़िया सा, देखिए। इन ए टाउन देयर आर फिशिंग बोट्स दैट गो आउट टू कैच फिश एवरी डे। तो मछली पकड़ने वाले हैं, जो मछुआरे हैं वो मछली पकड़ने जाते हैं, और ओवर द ईयर्स फोक्स हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग। और कुछ साल के ऑब्जर्वेशन से पाया गया कि चांसेस ऑफ कैचिंग मोर देन 400 kg, 400 kg से ज्यादा फिश पकड़ने के जो चांस है वो 35% है। ठीक है, 35%। और 500 kg से ज्यादा फिश पकड़ने के जो चांस है वो है, 500 kg से ज्यादा पकड़ने के चांस है वो 10% है। तो कह रहा है कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ कैचिंग बिटवीन 400 एंड 500 kg ऑफ फिश। तो 400 से 500 के बीच में पकड़ने के क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अभी अब इवेंट इसको डिफाइन कर देते हैं, इवेंट ए से जो 400 kg से ज्यादा पकड़ता है, और इवेंट बी से बता कर देते हैं जो 500 kg से ज्यादा पकड़ता है। तो अब ये बताइए कि ए बड़ा कि बी बड़ा। अगर आप नंबर पे जाएंगे तो 500 बड़ा है 400 से, लेकिन आप सोचिए, आप जो कहा गया है इसकी भावनाओं को समझिए। कह रहा है कि 400 kg से ज्यादा फिश पकड़ने की प्रोबेबिलिटी ए है और 500 kg से ज्यादा फिश पकड़ने की प्रोबेबिलिटी बी है। यानी कि जो 500 वाला है, 400 के आगे जो नंबर्स हैं उसमें 500 भी आएगा, तो 500 वाला जो बी है वो तो ए के अंडर में आ गया। अगर हम ए की बात करेंगे तो उसमें बी भी आ गया, लेकिन बी में ए नहीं आएगा। बी हमारा 500 से स्टार्ट होता है और ए हमारा 400 से स्टार्ट होता है। तो 400 से जो स्टार्ट होता है उसमें 500 भी आएगा, लेकिन 500 से जो स्टार्ट होगा उसमें 400 नहीं आएगा। तो इसलिए जब हमें कहा जा रहा है कि 400 से और 500 के बीच का डिफरेंस निकालिए, तो हम इसमें करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। गलत, ये हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ए हमारा बड़ा है। तो इसमें 400 से 500 के बीच का डिफरेंस आ जाएगा।
यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 35/100 यानी 0.35, इसकी 0.10 तो 0.25 आ जाएगी 400 से 500 के बीच का 0.25। ठीक है, ओके। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशंस। अब डिस्ट्रीब्यूशंस पे हम आ गए। अभी तक हम प्रोबेबिलिटी ये सब पढ़ रहे थे, अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? देखिए, पहला होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए फाइनाइट सैंपल स्पेस। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हो गया कि हमारा जो सैंपल स्पेस में जितने भी नंबर हैं, सपोज 10 नंबर हैं, 1 से लेकर 10 तक, तो कुछ भी हो सकता है 1 से 10 तक, या 10 एलिमेंट कुछ भी हैं, तो हर बंदे की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो यूनिफॉर्म का मतलब बराबर बराबर होगी। यानी एक की प्रोबेबिलिटी 1/10 हो जाएगी, दूसरे की भी 1/10 हो जाएगी, और टोटल हमारा 10/10 यानी कि 1 हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, कौन सा ये ले लेते हैं। द हैट्स ऑफ 3 पर्सन आर आइडेंटिकल एंड गेट मिक्सड अप। ईच पर्सन पिक्स ए हैट एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द पर्सन गेट्स देयर ओन हैट? समझ गए? अब इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। हैट ऑफ द 3 पर्सन आर एंड मतलब 3 आदमी के हैट जो है एक जैसे हैं और मिक्स हो गए हैं। ईच पर्सन पिक्स है, और हर आदमी एक एक हैट उठाता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि नन ऑफ द पर्सन गेट्स देयर ओन हैट। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप पहले सैंपल साइज क्रिएट करो कि 3 हैट हैं हमारे H1 H2 H3, और इसको में हमें तीनों हैट को एक एक आदमी लेगा, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना बनेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना बनेंगे वो आप लिख लो, H1 H2 H3 H1 ऐसे ऐसे लिख लो। तो टोटल बन गए 6। ठीक है, अब कह रहा है कि नन ऑफ देम हमें निकालना है। ईच पर्सन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम पर्सन गेट्स देयर ओन हेड। तो हम वो नंबर ऑफ इवेंट्स निकालेंगे जिसमें किस सभी के पास अपना अपना हेड, किसी के पास अपना हेड नहीं हो। ऐसे इवेंट्स कितने आएंगे? नन ऑफ द पर्सन गेट्स देयर ओन हेड, इसमें H2 H3 H1 और H3 H1 H2 दो इवेंट आएंगे, तो ये हो जाएगा 2/6 यानी कि 1/3। जब भी आपको क्वेश्चन आए तो पहले आप सैंपल साइज क्रिएट करिए, फिर फेवरेबल आउटकम क्रिएट करिए और प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। अब आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नाम से ही क्लियर है, कंडीशन लगा होगा। कंडीशन लगा होगा तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंडीशन लगा करके हम जो उसका सैंपल स्पेस होता है उसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल स्कूल का एग्जांपल है। स्कूल का एक एग्जांपल है। अच्छा, यहाँ पर हो गए हमारी स्टूडेंट, यहाँ पे हो गया मोबाइल। हमारे स्कूल में कुछ बॉयज़ हैं कुछ गर्ल्स हैं, और यस और नो हो गया। टोटल नंबर हमारे पास 100 है, और बॉयज़ हमारे पास हैं 45 और गर्ल्स हैं हमारे पास 55। ठीक है, और बॉयज़ 45 में से 20 के पास मोबाइल है और 25 के पास मोबाइल नहीं है, और गर्ल्स 55 में से 25 के पास मोबाइल है और 30 के पास मोबाइल नहीं है। ओके, तो मोबाइल रखने वाले हो गए 45 और नहीं रखने वाले हो गए 55। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम प्रोबेबिलिटी कहें कि बॉयज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल बॉयज़ कितने हैं 45, तो इनकी होगी 45/100 बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी। गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये हो जाएगा 55/100, जहाँ पर हमारा सैंपल साइज 100 है। मोबाइल रखने वालों की प्रोबेबिलिटी पूछें तो कितनी हो जाएगी? 45 के पास है तो ये हो जाएगा 45/100, और सेम में नहीं रखने वालों की 55/100 हो जाएगा। लेकिन हम कंडीशन लगाते हैं, हम कहें कि ऐसे कितने बॉयज हैं और उनके पास मोबाइल है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? मतलब कि कितनी क्या प्रोबेबिलिटी है जो बॉयज हैं उनके पास मोबाइल है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? तो मतलब हमारा कंडीशन हो गया, पहले वो बॉयज हैं तो उसके बाद पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है मोबाइल है। तो हमारा जो सैंपल साइज हो जाएगा बॉयज का हो जाएगा 45, और 45 में जो मोबाइल है वो 20 की है, तो ये हो जाएगा 20/45। और इसी को अगर ऐसा कहे कि मोबाइल है उसमें से कितने बॉयज हैं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? मतलब मोबाइल रखने वालों में बॉयज की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर क्वेश्चन ये आता है मोबाइल रखने वालों में बॉयज की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो मोबाइल वाला हमारा हो जाएगा सैंपल साइज, यानी कि हमारा नीचे हो जाएगा 45, ये भी है, तो ये हमारा सैंपल साइज हो जाएगा, और इसमें बॉयज हैं 20। तो कोइंसिडेंटली दोनों एक बन रहा है, हमने ऐसा एक नंबर लिया है, पर दोनों जरूरी नहीं कि एक आएगा, अलग अलग आ सकता है। तो
ये होता है कंडीशन। जो हमारा कंडीशन लगाएगा हमारा सैंपल साइज उसी के अनुसार श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये होता है कंडीशन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि अगर ये है तो क्या होगा, तो हमारा सैंपल साइज उस हिसाब से छोटा हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, देखिए ए फेयर डाई इज रोल, एक फेयर डाई को रोल किया गया, कंसीडर एन इवेंट जिसमें हमारे 2, 4 और 6 रखे हैं, देन कंप्यूट द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी करा है कि 2, और इस तरह से होता है गिवन कंडीशन लगाने की जो साइन है वो एक डंडा होता है, खड़ी पाई। तो 2 गिवन ई, मतलब कि हमारा कंडीशन ई है कि ई इवेंट हमारा हो रहा है तो 2 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमारा जो सैंपल साइज डाइस को रोल होने के में सैंपल साइज 6 होता है, लेकिन हमारा 6 नहीं रह गया, अब जो कंडीशन लगा दिया वो हो गया, यानी कि ई हमारा सैंपल साइज हो गया। इसमें 2 की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 की प्रोबेबिलिटी 2, 3 आइटम में से एक है तो 1/3 होगी। ठीक है, तो इसके पहले हम एक चीज ये भी जान लेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यहाँ दिया होना चाहिए। देखिए ये है ए गिवन बी, ए कंडीशन बी का जो फार्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको ऐसे याद रखिए कि ए कंडीशन बी, जो कंडीशन लगाया है वो नीचे आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आती है और इंटरसेक्शन हो जाता है दोनों का ऊपर। इसी तरह अगर हमारा बी कंडीशन ए है तो हमारा ए की प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी और ए इंटरसेक्शन बी ऊपर आएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए बी गिवन बी, बी कंडीशन बी की बी घट रहा है और उसके बी, तब बी घटने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो ये 1 होगी। बी घट रहा है, कंडीशन दिया हुआ है और बी की ही पूछ रहा है तो 1/1 हो जाए, 1 हो जाएगा ये। अच्छा, हम जो क्वेश्चन थे उस पर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 1 गिवन ई, अगर ई घटना घट रही तो 1 की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसमें 1 है ही नहीं तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक सेट है 2, 3, 4 गिवन ई, 2, 3, 4 की क्या प्रोबेबिलिटी है जब ई हो रहा है, तो ई में देखो क्या कॉमन है, 2 और 4 कॉमन है और टोटल नंबर है 3, तो हो जाएगा 2/3 इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये हो जाएगा 2/3। ओके, अगला क्वेश्चन भी कर लें, देख लें क्या। ओके, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देयर आर 2 अर्न्स ए एंड बी, अर्न ए में हमारे पास 7 रेड बॉल हैं और 6 ब्लू बॉल हैं, अर्न बी में 5 रेड बॉल हैं, 8 ब्लू बॉल हैं। इफ एन अर्न इज चूजन एट रैंडम एंड देन द मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द चूजन अर्न, based on this information compute the following। करेक्ट, द रेड बॉल इज ड्रॉन गिवन दैट अर्न ए इज चूजन। अब कह रहा है कि अर्न ए अगर चूज किया गया तो रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी। तो अर्न ए में टोटल कितना है, 7 रेड है 6 ब्लू है, यानी 7, 6, 13 है, और रेड है कितने, 7। तो हमारा जो सैंपल साइज हो गया वो अर्न ए हो गया, अर्न ए में 13 है और रेड है 7, तो 7/13 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा करें, द ब्लू बॉल इज ड्रॉन व्हेन द दैट अर्न बी इज चूजन, अर्न बी का सैंपल क्या है, अर्न में 5 और 8 13 है और ब्लू बॉल है 8, तो इसमें हो जाएगा 8/13। तो कंडीशन का मतलब कंडीशन लगा के हम सैंपल साइज को चेंज कर देते हैं, वही होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आगे चलते हैं, अब आने वाला है बेस थ्योरम एंड इंडिपेंडेंस। उसके पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, अरे टोटल, सिंपल नाम से ही क्लियर है, टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब टोटल करना, सम करना। जैसे यहाँ पे देखिए एक हमारा जो सैंपल स्पेस है, बड़ा वाला गोला है सैंपल स्पेस, ठीक है, और इसमें एक छोटा गोला है जो इवेंट ए है। ठीक है, अब हमने बड़े गोले को 2 भाग में बांट दिया, चलो 2 भाग में बांट दिया, ऊपर वाले भाग को हम बोल रहे हैं बी, नीचे वाले भाग को हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सैंपल है पूरा, तो ये बी हो गया तो ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो अब हमें इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हमें काउंट करनी है जो कि 2 भागों में बंट चुकी है इवेंट ए, इसको करनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे कि इवेंट ए गिवन दैट बी इज हैपन, इवेंट ए कंडीशन बी और इवेंट ए कंडीशन बी कॉम्प्लीमेंट, जब हम इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जब हम इन दोनों को सम कर देंगे तो हमारा इवेंट ए आ जाएगा। देखिए इवेंट ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए के साथ बी का इंटरसेक्शन प्लस ए के साथ बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल ए आ जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, कि जैसे मैं आपका घर है, तो आप, मैं दुनिया को कहूँ तो दुनिया को आप 2 भागों में बांट रहे हैं, आपका घर के अंदर की वर्ल्ड और आपके घर के बाहर का वर्ल्ड। तो अगर मैं पूरी दुनिया को एक्सप्लेन करूँ कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से, तो ये हो जाएगा कि आपका घर इंटरसेक्शन वर्ल्ड प्लस आपके घर के बाहर का इन्वायरमेंट इंटरसेक्शन वर्ल्ड, तो टोटल कर देंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ये होगा। ठीक है, तो इसका जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन करने में। इस इसको जनरलाइज कर दिया, जनरलाइज का मतलब इसके 5 पार्ट हो जाते हैं, तो अलग अलग पार्ट का कंडीशन लगा के हम जब ऐड करेंगे एक इवेंट को तो हमारा टोटल ए बन जाएगा।
क्योंकि ए इंटरसेक्शन B1, ए इंटरसेक्शन B2, ए इंटरसेक्शन B3, ए इंटरसेक्शन B4, ये जब हम ऐड कर देंगे तो टोटल ए की प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल आइए देखते हैं। अर्न वाला ही एग्जाम्पल है। ए में हमारे 7 रेड हैं, 6 ब्लू बाल हैं, बी में हमारे 5 रेड हैं और 8 ब्लू बाल हैं। कह रहा है कि इफ एन अर्न इज चूजन एट रैंडम एंड देन द मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द चूजन अर्न, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए रेड बाल इज ड्रॉन। क्वेश्चन को समझिए, भावनाओं को समझिए। जब आप बढ़िया अच्छे से समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे। तो कह रहा है कि हमारे पास 2 डिब्बा है, एक डिब्बे में कुछ रेड और ब्लू बाल है, दूसरे डिब्बे में भी कुछ रेड और ब्लू बाल है। और हम क्या करेंगे, पहले हम आंख बंद करके एक डिब्बा उठाएंगे और फिर उसमें से एक बाल उठाएंगे। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बाल रेड बाल होगा। अब देखिए यहाँ पर सैंपल साइज डिफाइन मतलब टोटल सैंपल साइज हो गया। हम अगर कहते हैं कि हम ए को उठा रहे हैं या बी को उठा रहे हैं और फिर हम रेड को उठा रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाता है कि 7/13, 5/13, 6/13 ये हो जाता। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि हमें टोटल रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हम इसमें ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास मतलब ए और बी 2 डिब्बा है, तो हम ए को उठा रहे हैं तो रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्लस हम बी को उठा रहे हैं तो क्या रेड होने की प्रोबेबिलिटी है, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा न्यूट्रल तरीके से ए रेड आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। चलो देखते हैं। तो कह रहा है कि ए में रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ए में रेड होने की है 7/13, बी में रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है 6/13, बी में 6 है ना रेड, ब्लू मार्बल, चाहे ब्लू का है, रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है बी में रेड होने की प्रोबेबिलिटी है 5/13, 5 रेड है। तो ए में रेड होने की 7/13, बी में रेड होने की 5/13। ठीक है, और अब ए और बी 2 डिब्बे हैं और दोनों मतलब कि कोई आ सकता है, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। तो हम ये कहेंगे कि ए अगर आए डिब्बा हमारे हाथ में और उसमें से रेड आए तो क्या होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 गुणे 7/13। और हम कहें बी आए तो रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बी आने की 1/2 है और बी में रेड आने की है 5/13। तो इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा टोटल में रेड आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। देखिए यही किया होगा, 7/13 इंटू हाफ, 5/13 इंटू हाफ कर देंगे तो ये हमारे रेड होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन भी देख लें। कह रहा है कि एक इकोनॉमिक मॉडल प्रेडिक्ट्स दैट इंटरेस्ट रेट राइज देन देयर इज ए 60% चांस दैट अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज। ओके, and but that if interest rate do not rise then there is only a 30% chance that unemployment will increase। यानी कि हमारा जो सैंपल स्पेस है इसको 2 भागों में बांट दिया कि इंटरेस्ट रेट राइज एंड इंटरेस्ट रेट डिडंट राइज। ये हम आई से लिख रहे हैं इंटरेस्ट राइज और आई कॉम्प्लीमेंट हो गया इंटरेस्ट डज नॉट राइज। तो इंटरेस्ट राइज हो रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का है 60%, और नहीं राइज होना है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है 30%। अब कह रहा है कि 40% चांस है कि इंटरेस्ट राइज होगा, यानी कि आई की जो प्रोबेबिलिटी है वो 40% है, आई की प्रोबेबिलिटी 40% है, तो नहीं रेज होने की आई कॉम्प्लीमेंट की हो जाएगी 60%। तो अब क्वेश्चन क्या करेंगे, व्हाट शुड बी सी कैलकुलेट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज। अब हमें अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, मतलब ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आई के कंडीशन में इंक्रीज हो रहा है तो ये 60% है, तो इसका मतलब आई का है 40%, तो ये कितना हो जाएगा 40/100 इसकी प्रोबेबिलिटी गुणे इसकी प्रोबेबिलिटी, ये कर देंगे 40/100 इंटू 60/100, तो ये आ जाएगा कि इस कंडीशन में इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, यानी इंटरेस्ट रेट राइज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है। फिर इंटरेस्ट रेट राइज नहीं हो रहा, आई कॉम्प्लीमेंट में राइज अनएम्प्लॉयमेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है 30, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 60/100 इंटू 30/100, और इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। देखिए 60/100 इंटू 40/100 प्लस 30/100 इंटू 60/100 जब जोड़ देंगे तो हमारे टोटल ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ए मैन पोजेसेस 5 पॉइंट्स, 2 आर डबल हेडेड। उसके पास 5 पॉइंट्स है, 2 में डबल हेड है, 1 इज डबल टेल्ड, एक में डबल टेल है, एंड 2 आर नॉर्मल, 2 है नॉर्मल। तो कह रहा है कि एट रैंडम एंड टॉस इट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी हैज ए हेड। उसका हेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ओवरऑल हेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो 5 को हम 3 भाग में बांट देते हैं, इसको हम लिख देते हैं जैसे B1 हमारा है तो डबल हेडेड क्वाइन इज टॉस,
B1 हम इसको कह देते हैं कि जिसमें डबल हेड है वाला है, और इसको B2 कह देते हैं जिसमें डबल टेल है, और नॉर्मल वाले को हम B3 कह देते हैं। ठीक है, तो B1 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि B1 अगर हम टॉस करें तो हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसमें तो दोनों डबल साइडेड हेड हैं, तो यानी कि B1 की में हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1। B1 कंडीशन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1, और B1 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो गई? और खुद B1 की जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी हो गई? टोटल 5 सिक्का है जिसमें से B1 टाइप के 2 सिक्के हैं, यानी कि 2/3, 2/5, सॉरी 2/5, 2/5। ओके, अब कह रहा है कि टेल है, जो डबल टेल है, दोनों साइड टेल है, यानी कि जो B2 है, तो B2 में हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? जब उसमें डबल टेल है तो हेड आएगा नहीं, इसकी 0 हो गई। लेकिन और B2 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? इसकी 1/5, ओके, ऐसा एक ही सिक्का है 5 में से। और B3 हमारा है नॉर्मल, तो B3 में हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? B3 में चूंकि नॉर्मल है यानी कि 50-50 चांस है, यानी कि प्रोबेबिलिटी 1/2 है हेड आने की। और B3 की क्या प्रोबेबिलिटी है? B3 की है 2/5, 2 सिक्के हैं। तो ओवरऑल अगर पूछा जाए हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इंडिविजुअल B1 B2 B3 में इनके इनके हेड आने की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2/5 इंटू 1 हुआ 2/5, प्लस इसमें 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो, और ये 2/5 प्लस 1/2 हो जाएगा 2/10, और इसको जो जोड़ देंगे तो ओवरऑल हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें आ जाएगी। देखिए इसमें भी यही किया होगा, सबको ऐसे करके जोड़ दिया है। ठीक है, अब आता है हमारा बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या है, हम इसको समझेंगे। तो बेस थ्योरम क्या होता है? हमने जो अभी पढ़ा कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, यही सब मिला करके बेस थ्योरम बनता है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी हमने पढ़ा, वहीं से बेस थ्योरम का ये फार्मूला आता है। इसको याद करने का तरीका ही बताता हूँ। पहले मैं ये बताता हूँ ये आया कहाँ से। ये आया यहाँ से कि हमने देखा था जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी कि हमारा बी गिवन ए, ये हमारा था ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जो कंडीशन यहाँ पे दी हुई होगी उस कंडीशन को हम नीचे लिखेंगे, और हमारा होता है इस हिसाब से, जो हम अगर निकालें ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारा कितना हो गया? ए इंटरसेक्शन बी हो गया हमारा बी कंडीशन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। पी मैंने लिख रहा हूँ, समझना प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, दूसरी तरफ हमने ये ले लिया ए गिवन बी। ए गिवन बी क्या होगा? ये भी होगा ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे आ गया जो कंडीशन है बी की उसकी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया? ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से आ गया ए गिवन बी इंटू बी। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ भी है, ए इंटरसेक्शन यहाँ भी है, दोनों को इक्वल कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? दोनों को इक्वल करेंगे तो आएगा कि ए गिवन बी इंटू बी की बी इज इक्वल टू बी गिवन ए इंटू ए की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप समझ लेना, ये है ए गिवन बी है इंटू बी की प्रोबेबिलिटी, और बी गिवन ए है इंटू ए की प्रोबेबिलिटी। तो अब यहीं से बेस थ्योरम वाला फार्मूला बन जाएगा कि बी गिवन ए क्या होगा? बी गिवन ए अगर ये निकालना है तो ए को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा ए गिवन बी इंटू बी बटे ए। देखिए ए गिवन बी इंटू बी बटे ए गिवन बी निकालना है तो बी को इधर भेज दो, तो बी इधर आ जाएगा, तो बी गिवन ए इंटू ए बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। तो ये कैसे आया ये आपको पता है, तो आप नहीं भी याद है आपको तो एग्जाम में आप निकाल सकते हैं फार्मूला कि आया कहाँ से। और याद करने के लिए मैं बता दूं कि देखिए यहाँ पर बी कंडीशन ए है, तो दूसरी साइड जब आपको लिखना है तो डायरेक्ट पहले इसका उल्टा लिखिए, ए कंडीशन बी लिख दीजिए। जब ए कंडीशन बी लिख दिए तो ऊपर वाला जो कंडीशन है ऊपर गुणा कर दीजिए इंटू बी से, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से, और जो बच गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए उसको नीचे से भाग दे दीजिए। यहाँ पर बी गिवन ए है तो इसका उल्टा कर दीजिए ए गिवन बी, और जो कंडीशन है बी वाली उसको उसमें गुणा कर दीजिए, और जो दूसरा बचा है ए उससे नीचे भाग दे दीजिए। तो इस तरीके से इसका फार्मूला आप बेस थ्योरम का याद कर सकते हैं। चलो इसे एग्जांपल से देखते हैं सॉल्व। यहाँ पर क्या नोट क्या है? बेस थ्योरम अलाउ अस टू मूव अक्रॉस डायरेक्शनल डिफरेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्पेस। हमारे बेस थ्योरम से हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशनल स्पेस में, हम प्रोबेबिलिटी स्पेस में मूव कर सकते हैं। एंड कह रहा है कि बेस थ्योरम अलोंग विद द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आर एट द हार्ट ऑफ सो मेनी एप्लीकेशन इन प्रोबेबिलिटी। बेस थ्योरम के साथ अगर हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को मिला दें तो ये स्टैटिस्टिक का हार्ट बन जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं। देखिए सेम अर्न वाला क्वेश्चन ले रहा है, सेम टाइप के डेटा है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट हो जा रहा है क्वेश्चन में। आइए देखते हैं। देयर आर टू अर्न्स ए एंड बी। अर्न ए कंटेन 7 रेड एंड 6 ब्लू। अर्न बी कंटेन 5 रेड एंड 8 ब्लू। चलो हम एक चित्र बना लेते हैं ताकि समझने में आसान हो। ठीक है, ये हमारा अर्न ए हो गया, अर्न ए, कलर चेंज करके नाम लिखते हैं अर्न ए। और अर्न बी हो गया हमारा ये,
तो इसमें कह रहा है कि अर्न ए में 7 रेड हैं, 7 रेड हैं और 6 ब्लू हैं। अर्न बी में हमारे 5 रेड हैं और 8 ब्लू हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि इफ एन अर्न इज चूजन एट रैंडम, वही कंडीशन है कि हमने रैंडम में एक अर्न उठाया एंड देन मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, फिर उस अर्न में से हम एक मार्बल निकाले। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अर्न ए इज चूजन गिवन दैट द रेड बॉल इज ड्रॉन। अब हमें कह रहा है कि अब इससे हम एक काम किए कि हमने आंख बंद करके एक अर्न डिब्बा उठाया, उस डिब्बे में से एक बॉल निकाला। तो अब उस बॉल को जो कलर है वो रेड है, तो ये बताओ कि कितना परसेंट चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो बॉल ए से होगा। सवाल को समझिए, सवाल समझेंगे तो कर लेंगे। 2 अर्न है, दोनों की डेटा बता दिया कि ये डेटा है, घटना बता दी क्या करना है कि आंख बंद करके एक डिब्बा उठाना है, उसमें से एक बाल निकालना है और फिर देखना है आंख खोल के कि वो बाल रेड है अगर, तो क्या चांस है कि वो ए से निकला हुआ होगा, ए का होगा। ठीक है, वही कैलकुलेट करेंगे हम। तो पहले आपको इवेंट क्रिएट करना होगा, अगर आप इवेंट सही से क्रिएट कर लेंगे तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। 1 मिनट। चलिए, तो अब इवेंट हम क्रिएट करते हैं। तो पहला इवेंट हम लिखते हैं ए गिवन बी वन। ए गिवन बी वन, बी वन क्या चीज है कि बी वन है क्या चीज, 7/13 बी वन क्या है भाई। अच्छा, बी वन ए कह दिया, यहाँ पर इवेंट को एक्सप्लेन नहीं किया है एक्चुअली। ये 7/13 क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन अलग से करता हूँ। पूछ क्या रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट अर्न ए चूजन गिवन दैट द रेड बॉल इज, ठीक है। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और गिवन कंडीशन है कि रेड बॉल हमारा ड्रॉन हुआ है। ओके, तो यानी हमें क्या निकालना है पहले वो लिख लो, अर्न ए इज चूजन व्हाट इज द रेड बॉल इज ड्रॉन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें निकालना है, गिवन है कि हमारा बॉल रेड है। समझ गए ये भाषा, ये लैंग्वेज आप समझ में आ रही है। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन आर। ओके, तो ए गिवन आर का फार्मूला लिख लो, क्या हमें चाहिए, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन आर डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। ठीक है, अब इसको हम और ओपन करेंगे क्योंकि इस फॉर्मूले से हमारा बात नहीं बनेगा, तो हम इसको और ओपन कर देंगे। तो ए गिवन आर बेस थ्योरम का जो फॉर्मूला था वो हो जाएगा, उसमें हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ आर गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। तो बेस थ्योरम वाला फार्मूला आप लिख लो। अब इसमें जो जो चाहिए वो हमें निकालना होगा। ए गिवन आर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आर गिवन ए चाहिए और आर चाहिए। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं, क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अर्न चूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब चूंकि ए और बी 2 डिब्बे हैं और दोनों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो ए की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर क्या होगा, मतलब रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी भाई 2 अलग अलग डिब्बे हैं, दोनों में अलग अलग प्रोबेबिलिटी होगी, तो टोटल हम जब करेंगे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से तब रेड होने की प्रोबेबिलिटी आएगी। तो ए होने में ए डिब्बा में रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, ए डिब्बा में रेड होने की प्रोबेबिलिटी है 7/13। लेकिन हम ए आए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ए है 1/2 प्लस बी डिब्बा में रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए 5/13 है। लेकिन बी के साथ रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो अब इन दिनों को जब जोड़ देंगे तो टोटल रेड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, इसको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो ये 1/2 कॉमन हो जाएगा और 7/13 इन प्लस 5/13 12/13। 12/13 में 1/2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 12/26। ये 12/13 था तो ये हो जाता, ठीक है 12/26 रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आर की प्रोबेबिलिटी आ गई, यानी कि रेड होने की प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। तो हमें क्या क्या मिल गया, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल गया, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ आर मिल गया, हमें आर गिवन ए चाहिए। आर गिवन ए का मतलब है कि हमें ए चूज किए हैं तो आर की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर हम ए चूज किए हैं तो आर की क्या प्रोबेबिलिटी है 7/13। अब सारे वैल्यू फिट कर दो, वैल्यू आपके आ जाएगा, आर गिवन ए हो गया 7/13, मतलब ए आया है तो आर की 7/13 हो गई। ए की कितनी हो गई, ए की हो गई 1/2 और आर की क्या हो गई, आर की हमने अभी निकाला था 26 बटे के नहीं 26 नहीं 12/26, ये निकाला था ना 12/26।
1/2 कॉमन हो जाएगा, 7×5 12, हाँ ठीक है, 12/26 होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी यही क्या है, 7/13 इंटू 1/2, और ये 12/26 को 6/13 लिखा है, तो इसी को सॉल्व कर देंगे, 7/12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, देखिए ये क्या क्वेश्चन है। यू फर्स्ट रोल ए फेयर डाई, आप पहले एक फेयर डाई को रोल कर रहे हैं, ठीक है। देन टॉस एज मेनी फेयर कॉइन्स एज द नंबर दैट शोड ऑन द डाई, फिर डाई पे जो नंबर आ रहा है उतने हम फेयर कॉइन को टॉस कर रहे हैं। गिवन दैट, कंडीशन है कि 5 हेड आया है, आपका जो हेड आया है वो 5 है, ये गिवन कंडीशन है, यानी कंडीशन बना दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डाई इज शोड 5, अब इसमें डाई हमारा 5 शो किया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो आप सवाल को पहले समझिए, उसके बाद हल करेंगे। कह रहा है सवाल क्या है कि हम डाइस को रोल कर रहे हैं, और फिर जितना नंबर आ रहा है उतना हम टॉस को उछाल रहे हैं, और उसमें से जो हेड आ रहा है उसको काउंट कर रहे हैं। तो हमें बताया कि 5 हेड आया है। अब हमें बता दिया गया कि 5 हेड आया है, तो 5 हेड की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, हमें ये निकालनी है कि 5 हेड आया बताया गया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाइस पे 5 आया। ठीक है, तो अब इसको हम मैथ में कन्वर्ट करेंगे, तो हम हेड को एच लिखते हैं और 5 को 5 लिखते हैं। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 गिवन हेड। हेड दिया है तो 5 आए, इसकी क्या, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 गिवन हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फार्मूला बनाइए, क्या होगा फार्मूला, पहले इसका उल्टा हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड गिवन 5 इंटू ये वाला ऊपर हो जाता है मल्टीप्लाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एंड डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। फार्मूला आप टक से लगाइए, तो अब हम निकालते हैं, हर वैल्यू निकालेंगे, यानी हेड गिवन 5, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारा 5 आया है डाइस पे, तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी बताओ। तो अगर हमारे पास 5 डाइस पे आया है, तो हम 5 कॉइन को टॉस करेंगे। एक बार में हेड आने की हाफ है प्रोबेबिलिटी, तो 5 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 5 सिक्के हम टॉस कर रहे हैं, और एक में हेड आने की 1/2 प्रोबेबिलिटी है, तो 5 में 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा, 5 बार गुणा हो जाएगा। एक हेड में 1/2 है, लेकिन 5 बार हेड आए, इसका हो जाएगा 1/32। तो हेड हमारा आया है, अरे मतलब 5 डाइस पे आया है, तो 5 हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/32। अच्छा, दूसरा है 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, डिवाइस डाइस पे 6 है नंबर होते हैं, तो 5 आने की 1/6 हो गई। ओके, अब नीचे हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, 5 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो ये 5 हेड को हम निकालेंगे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से, कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जो कहता है कि हेड डाइस पे 5 आए हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है 5 हेड आने की, और 5 नहीं आए हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है हेड आने की 5। चलो, तो ये निकालने के लिए हम देखेंगे कि 5 हेड आने की, 5 आने की 1/6 हुई, और 5 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी, तो हमने निकाल लिया। ये ऊपर था कि 5 आए डाइस पे तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 5 आए तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो हमने निकाला था 1/32, और 5 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई थी 1/6, और अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से, कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 5 हेड का मतलब 5 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 5 हेड आने किस केस में आएंगे, जब डाइस पे 1 2 3 4 आएगा, तब तो हम 4 कॉइन को टॉस करेंगे, तो 5 हेड मिलेंगे नहीं, 5 हेड मिलेंगे जब हम 5 कॉइन को टॉस करेंगे, 6 कॉइन को टॉस करेंगे, यानी कि डाइस पे में 5 या 6 मिलेगा। तो जब 5 मिलेगा तो 5 हेड किसका आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, गुड़े 5 के केस में 5 हेड है, यानी 5 सिक्के उछालें और पांचों पे हेड आ जाए, 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/2 की पावर 5, यानी कि 1/32। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी और 5 के साथ पांचों हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6 गुड़े 1/32। फिर 6 आने की प्रोबेबिलिटी गुड़े 6 के साथ 5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 6 आने की 1/6 हो गई, और 6 के साथ 5 हेड आए
यानी 6 सिक्के उछाले उसमें 5 हेड आए तो क्या होगा 6 चूज 5 इंटू 5 हेड आए यानी सक्सेस हमारा 1/2। ये शायद आपने पढ़ा नहीं है अभी तक तो आप इसमें रिलेट नहीं कर पाएंगे तो मैं ऐसे बताता हूँ 6 चूज 5 यानी कि 6 में से 5 आने का तो 6 हो गया और 6 सिक्के में से मतलब हम ये कह रहे हैं कि हम 6 सिक्के उछालें और 5 हेड आए तो ऐसे समझिए 6 सिक्के हम उछाल रहे हैं 3 4 5 6 में 5 हेड आए तो ये आ जाएगा इसमें 1/2 5 हेड आने की इसमें भी हेड आने के 5 1/2 इसमें भी हेड आने के 1/2 इसमें भी हेड आने के 1/2 और इसमें हेड आने के 1/2 और एक में टेल आने की कितनी होगी सेम 1/2 होगी ठीक है तो 5 हेड आए और एक टेल आए तो ये तो हमारा एक कॉम्बिनेशन बन गया फिर दूसरी बार क्या हो कि ये वाला टेल हो ये हेड हो जाए फिर एक बार ये टेल हो ऐसे 6 बार हम 6 टेल बना सकते हैं तो ये हो जाएगा 6 गुड़े 1/2 की पावर 6 यानी कि 6 इंटू 1/2 की पावर 6 हो जाएगा 1/64 ठीक है तो अब इसको 2 से कर दो तो 2 3 6 और 3/32 तो ये हो जाएगा 6 आने की 1/6 हो गई और 6 क्वाइन को टॉस करें और उसमें 5 हेड आए ये हमारा हो गया 3/32 या 6/64 3/32 तो इसको ऐड कर देंगे 5 आए डाइस पे तो 5 हेड आने की है 1/6 इंटू 1/32 और 6 हेड आए तो 5 आने के हेड आने की है 1/6 इंटू 3/32 तो ये 1/6 कॉमन हो जाएगा इंटू हो जाएगा 1/32 प्लस 3/32 यानी कि 4/32 तो ये हो जाएगा इतना यानी कि इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो 4 4 बटे 32 और ये 1/68 हो जाएगा 1/8 1/48 हो जाएगा तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/32 इंटू 1/6 1/48 तो आपको करना क्या है कि आपको जो क्वेश्चन दिया है उसको पहले आपको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करने के आपको चाहिए क्या और उस चाहिए क्या से फिर आपको उसे फार्मूला लगाइए फिर उस फार्मूले में आपको क्या क्या चाहिए वो निकालिए ठीक है समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखिए यहाँ से अब आता है इंडिपेंडेंस ऑफ टू इवेंट इंडिपेंडेंस ऑफ टू इवेंट को जब मैं पिछली बार बताया कि दो इंडिपेंडेंट इवेंट तभी होंगे जब उनमें इंटरसेक्शन होगा और जो उनके इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी होता है वो उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है ये मस्ट कंडीशन है इसी से पता चलेगा कि दो इवेंट इंटरसेक्शन है या नहीं है आप इसको याद रखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है तब तो वो इंडिपेंडेंट होंगे नहीं तो नहीं होंगे ठीक है ओके अब ये सब प्रूफ है इसके ये आप देख सकते हैं सॉल्व एग्जांपल्स हैं ओके 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 म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ 3 इवेंट अच्छा 3 इवेंट अगर म्यूचुअल इंडिपेंडेंट तब होंगे जब वो अलग अलग इंडिपेंडेंट हो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तब होगा जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ये फॉलो करता हो फिर ए इंटरसेक्शन बी भी उसमें फॉलो करता हो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन हो और ए इंटरसेक्शन सी करें तो ए और सी का मल्टीप्लिकेशन हो और बी इंटरसेक्शन सी करें तो बी और सी का मल्टीप्लिकेशन हो तो इतना जब कॉम्बिनेशन बनेगा तब 3 इवेंट आकर जाकर के इंडिपेंडेंट होंगे 2 इवेंट अगर सिर्फ हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी अगर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुड़े प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो 2 इवेंट में तो सिंपल एक लाइन बन गया लेकिन जब 3 इवेंट होंगे तो तीनों का इस तरह का भी केस बने अलग अलग 2 उसमें लें तो उसका भी अलग अलग केस बने तो ये सारे जब सफिशिएंट सेटिस्फाइड हो तब जब कहेंगे 3 इवेंट आपस में म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है ओके सॉल्व एग्जांपल एक देख लेते हैं कौन सा देखें चलो ये वाला रोड वाला बड़ा ही टफ एग्जांपल है इसी को समझते हैं करा है कि 2 रोड्स ईच कनेक्ट ए एंड बी एंड सी अच्छा ये ए है ये बी है ये सी है each of the 4 roads get blocked with probability p independent of all other road तो हर रोड के जो है ब्लॉक होने की यहाँ पर 4 रोड है 1 2 3 और 4 जो ब्लॉक होने की प्रोबेबिलिटी है p है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर बीन एन ओपन रूट फ्रॉम ए टू बी ए से बी तक एक ओपन रूट है गिवन दैट देयर इज नो ओपन रूट फ्रॉम ए टू सी अच्छा जी तो देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए क्या कह रहा है ए से बी और बी से सी जाने के ऐसे रास्ते हैं ए से बी 1 पे जाए फिर उससे 3 से जाए या 4 से जाए या फिर ए से बी 2 से जाए फिर 3 से जाए या 4 से जाए और ब्लॉक होने की प्रोबेबिलिटी किसी रोड की है पी तो कह रहा है कि गिवन है आपका कंडीशन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एन ओपन रूट मतलब ए से बी तक कोई ओपन रूट है दिया गया है जबकि आपको कंडीशन दिया गया है कि फ्रॉम ए टू बी गिवन दैट
देयर इज नो ओपन रूट फ्रॉम ए टू सी, मतलब ए से सी तक का रोड ब्लॉक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि ए से बी खुला होगा? मतलब ए से बी तभी खुला होगा जब आपका रोड नंबर 3 या 4 ब्लॉक होगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया, आइए देखते हैं। सॉल्यूशन पहला करा है, एक इवेंट E1 क्रिएट किया कि फर्स्ट रोड ए फ्रॉम ए टू बी इज ब्लॉक, फर्स्ट रोड ब्लॉक हो जाएगा, E1 कह दिया। E2 कह दिया सेकेंड रोड फ्रॉम ए टू बी ब्लॉक, ये सेकेंड रोड ब्लॉक होने की E2 हो गया, ये E1 हो गया। E3 हो गया फर्स्ट रोड फ्रॉम बी टू सी रोड 3 गेट ब्लॉक, ये E3 हो गया, और E4 हो गया, ये ब्लॉक हो गया। F है देयर इज नो ओपन रूट फ्रॉम ए टू बी, F हो गया हमारा ए से बी ब्लॉक, और E हो गया देयर इज नो ओपन रूट फ्रॉम ए टू सी, और E हमारा हो गया ए टू सी ब्लॉक। तो अब हमें निकालना है कि हमें ए टू बी ओपन है जब ए टू सी ब्लॉक है। आइए देखें, तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एफ क्या था हमारा ए टू सी ब्लॉक, तो एफ कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि ए टू सी ओपन, ये होगा। तो ये होगा कि प्रोबेबिलिटी आइदर रोड 1 और रोड 2 इज ओपन, आइदर वन रोड, एफ था हमारा देयर इज नो ओपन रूट फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी ओपन रूट नहीं है, तो एफ कॉम्प्लीमेंट जो होगा कि देयर इज एन ओपन रूट फ्रॉम ए टू सी, तो ए से ए टू बी रोड नंबर 1 या रोड नंबर 2 इज ओपन है, आइदर रोड 1 और रोड 2 इज ओपन। तो इसे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी E1 कॉम्प्लीमेंट E2 कॉम्प्लीमेंट। अभी ये बड़ा ही लंबा एग्जांपल है, इसको कवर कर दें, थोड़ा सा टाइम लगेगा, चलो करते हैं कवर। इसमें समझना पड़ेगा, डी मॉर्गन्स लॉ भी यूज किया है, E1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन E2 कॉम्प्लीमेंट, और इसको फिर कन्वर्ट कर दिया E1 इंटरसेक्शन E2 का कॉम्प्लीमेंट, फिर ये हो गया है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ये हो जाएगा, जो कि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगा। तो एफ कॉम्प्लीमेंट को उसने कन्वर्ट करके 1 माइनस पी स्क्वायर बना दिया है। इतना टफ आपके एग्जाम में आएगा नहीं, पहली बात, फिर भी समझने के लिए ज़रूरी है, तो आप इसे समझ सकते हैं, और इसे समझने से आपका इंटर्म में कोई हेल्प मेरे ख्याल से नहीं होगा, फिर भी चलो कर लेते हैं। तो कन्वर्ट कैसे किया मैं वो एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। इंडिपेंडेंट इवेंट का जो इंटरसेक्शन होगा वो म्यूचुअल इवेंट का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इज इक्वल टू 1, ई गिवन एफ इज इक्वल टू 1 है, मतलब ई क्या है हमारा कि देयर इज नो ओपन रूट ए टू सी ओपन रूट नहीं है, तो कह रहा है कि देयर इज नो ओपन रूट फ्रॉम ए टू बी, तो ए टू बी भी ओपन नहीं, ए टू सी ओपन रूट कोई भी ओपन नहीं है, मतलब ए टू सी सारे ब्लॉक है, और है कि देयर इज नो ओपन रूट फ्रॉम ए, तो ए टू बी भी ब्लॉक ही होगा फिर, ए टू सी मतलब, इसलिए ई गिवन एफ जो हो गया 1 हो गया, कि ई अगर है मतलब ए टू सी सारे ब्लॉक हैं तो ए टू बी भी ब्लॉक होगा, तो ये हो गया 1। बिकॉज इफ देयर इज नो ओपन रूट फ्रॉम ए टू बी देन सर्टेनली देयर वुड बी नो ओपन रूट फ्रॉम ए टू सी, ठीक है, उसी को बात को कहा है। फिर ई गिवन एफ कॉम्प्लीमेंट कि रोड 3 एंड रोड 4 आर ब्लॉक, इसकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाली इंटरसेक्शन, और वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। फिर इसी तरीके से सॉल्व किया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगा दिया है, गिवन एफ ई गिवन एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और ई गिवन एफ कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से ये आ गया 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो हेंस प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एन ओपन रूट फ्रॉम ए टू बी गिवन दैट देयर इज नो ओपन रूट फ्रॉम ए टू सी। तो ये बेस थ्योरम वाला प्रोबेबिलिटी लगा करके सॉल्व किया। तो इतना टफ नहीं आएगा, बट अगर आपका बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप फार्मूला में रखिए, आपका हो जाएगा, नहीं होता है तो गूगल फॉर्म में क्वेश्चन पर्टिकुलर एक क्वेश्चन भरिए, मैं वो उसका 2 तारीख को वीडियो बना के क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फिर आता है रिपीटेड बर्नौली ट्रायल्स, यहाँ से आपका शुरू हो जाता है वीक 9 का कंटेंट। वीक 9 to 12 मैंने कवर कर लिया है, तो यहाँ पर मैंने वीक 5 to 8 कवर कर दिया, पूरा होता है। एंड थैंक यू आपका, वीक 5 to 8 समरी यहाँ पर पूरी होती है। अब कोई क्वेश्चन अगर एक आप पूछेंगे उस गूगल फॉर्म के थ्रू पूछेंगे तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज ये थ्योरी पार्ट मैंने कवर कर दिया है। थैंक यू वेरी मच।